Well, in this video we are going to study about article number 9.7. So ये आर्टिकल हमारे पास है। हम पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। जो हमने पढ़ा अभी तक, जो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल हमने जिसमें पढ़ा, जिसमें हमने हुक्स लॉ पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, फिर हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसमें हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि बच्चों को इस क्लास में फ़िज़िक्स के इस एरिया के बारे में जानकारी क्यों दी जाए। तो इस सवालों के जवाब आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। देखिए, जो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है स्टडी का, फिज़िक्स पढ़ने का, क्योंकि इसका यूज़ एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे जी एवरीडे लाइफ में तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? तो जो इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग का जो पार्ट है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग आप करते हैं, तो उसमें आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग करते हैं। बिल्डिंग में कॉलम कैसे होने चाहिए इसके बारे में डिसाइड करते हैं, और बीम्स के बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें मटेरियल कौन सा डलना चाहिए। तो उसके लिए इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, इस टॉपिक का अच्छा गूढ़ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखें कि ये रहा, यदि आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो ये कॉलम कैसा होना चाहिए ताकि बिल्डिंग स्टैंड बाई मोड में रहे, या बीम जो है वो किस तरीके के बनने चाहिए, उनका विड्थ कितना होना चाहिए, है ना, उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उनके डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इस बात की जानकारी आप ज़रूर लें जब आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है। उसके बाद है कि जैसे क्रेन हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जो हैवी लोड्स को उठाने में काम आती है। जब आपने जैसे लोड है उसको उठाना है, एक जगह से आपने दूसरी जगह तक लेके जाना है, तो उसमें रस्सा जो है इसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए ताकि वो इस लोड को उठा सके। यही मैटर नहीं करेगा कि आपकी जो मशीन है वो कितनी पावरफुल है उठाने के लिए, ये भी मैटर करता है कि जो रस्सा आपने जोड़ा हुआ है पुली के साथ, वो कितना स्ट्रेस जो है वो बियर कर सकता है। जो रस्सा की जो स्ट्रेस बियर करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, हम उसको बोलेंगे कि रस्से की जो इलास्टिक लिमिट कितनी है। तो हम इसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे कि जिसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को बियर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा भार उठा सके। तो इसके लिए हम ज़्यादा उस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ। अगला है, हमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि हम ब्रिजेस का जब निर्माण करते हैं तो ब्रिजेस में देखिए डिज़ाइनिंग, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसके जो कॉलम हैं, बीम्स हैं, इनको इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए ताकि वो सारे के सारे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर सकें। हवा के जो बेंड है उसका जो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको कंट्रोल कर सकें। ये बीम्स और जो कॉलम है अपना भार उठा सकें। तो तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे फिर बात है कि जो बीम्स हैं उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अगली मज़ेदार बात कि जो अपने पहाड़ देखे हैं, और आप में से कईयों ने हवाई जहाज़ की यात्रा की होगी, तो आप जब ये देखते हैं कि हर जगह जब आप देखते हैं तो पहाड़ आप देखेंगे तो वो हमेशा पिरामिड की शेप के होते हैं। तो ये आप एवरेस्ट का डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ देखिए सारे के सारे जो पहाड़ हैं वो पिरामिड की शेप के हैं, वो इस तरीके के नहीं हैं कि ऐसे कोई सिलेंड्रिकल शेप का पहाड़ नहीं होता। तो ये पिरामिड की ही शेप के होते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब हम क्रेन के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं लोड उठाने के लिए, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा डिस्कशन का। तो इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा। ये रहा ब्लैक बोर्ड का हमारा अगला पेज। तो इसमें हम कुछ बुनियादी सवाल करते हैं सबसे पहले कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई 10 टन जो है वो लोड उठाना चाहते हैं। लोड जो है वो आपके पास है 10 टन, राइट। तो 10 टन यदि आप लोड उठाना चाहते हैं, सो 10 टन का लोड उठाने के लिए, जिसमें जो 1 टन होता है वो 1000 किलोग्राम होता है, राइट।
तो ऐसा 10 टन का लोड उठाने वाला जो रस्सा होगा उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है। तो यदि 10 टन लोड उठाना है आपने, तो आप ये मान लीजिए कि 10 गुणा 10⁻³ किलोग्राम इतना लोड उठाना है। पर आप ऐसा रस्सा नहीं लगाएंगे कि जो सिर्फ 10 टन लोड ही उठा सके। सेफ्टी के लिए यदि मान लो 10 टन ही उठा सकता है और आपने वैसा ही रस्सा बनाया है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई अडल्ट्रेशन है, तो वो रस्सा यदि बीच में टूट सकता है, तो आपने क्या करना है, उसका 10 गुना ज़्यादा लेना है। दिस मीन्स ये वैसे तो 10⁻⁴ बनता है जो आपने उठाना है ना। तो यदि हम 10 से गुना करेंगे तो ये 10⁵ किलोग्राम हो जाएगा। अब ये जो लोड है आप उसको यहाँ देख रहे हैं, ये जो लोड होगा, ये सारे का सारा जो स्ट्रेस है वो इस रस्से के ऊपर पड़ेगा, राइट। अब ये रस्सा कितना लोड उठा सकता है, लोड आपका है 10⁵ किलोग्राम। आपका ये जो लोड है, दिस लोड इज 10⁵ किलोग्राम। सवाल ये है कि जो ये रस्सा है इसके लिए इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये हमें यहाँ से निकालना है, राइट। तो हम इसको करते हैं कि जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो मटेरियल है, द मटेरियल यूज्ड बाय यू, एक ऐसा हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे। और इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील क्या होता है, 30 क्रॉस 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप समझ लें कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ना, ये यूनिट स्ट्रेस के हैं। इसका मतलब यदि आप इस इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, दिस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। तो मैथमेटिक्स आप करते हैं, आपको पता होगा कि यदि एक साइड स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस की जो तुलना है वो स्ट्रेस के साथ ही की जा सकती है। तो एक और तो आपके पास स्ट्रेस गिवन है, दैट इज 3 क्रॉस 10⁻⁷, राइट। और इस ओर हम स्ट्रेस का फार्मूला लगा लेते हैं और वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे आराम से। ओके, सो लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द रोप, रेडियस ऑफ द रोप। यदि रोप की रेडियस आर है, देन ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, πr², राइट। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो स्ट्रेस होगा वो किसके बराबर होगा, इलास्टिक लिमिट के बराबर होना चाहिए। और ये भी स्ट्रेस ही है, इलास्टिक लिमिट इज ऑल्सो स्ट्रेस। अब देखेंगे आप कि इसका आपने मीनिंग भी समझना है। ये जो स्ट्रेस है, राइट, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, आपने ग्राफ में पढ़ा है ना कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू ए सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो यदि आप यहाँ से इसको हटाते हैं तो बॉडी अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर लेती है, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। पर यदि आप इसके बाद आगे इसको खींचना जारी करते हैं तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते, वहाँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है और कुछ देर के बाद वो अपने मैक्सिमम पर पहुँचने के बाद वो टूटना शुरू हो जाता है, राइट। सो यदि मान लो कि आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका रस्सा टूट जाएगा। इसलिए स्ट्रेस जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, ये इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, इलास्टिक लिमिट कितनी है जी आपकी, वो है 30 क्रॉस 10⁻⁷। अब फोर्स है आपके पास F इज इक्वल टू, ये मास ए होता है ना, F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। और यदि बॉडी मूव नहीं कर रही है, लीनियर मोशन नहीं कर रही है, लटकी हुई है, तो ए को आप जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसकी जगह हमारे पास जो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और एरिया का फार्मूला होता है πr², एंड दिस इज इक्वल टू 30 क्रॉस 10⁻⁷। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि πr² इज इक्वल टू mg अपॉन 3 क्रॉस 10⁸। ओके, और यू विल हैव r² इज इक्वल टू, मास कितना उठाना है आपने, 10⁵ किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई जो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आपके पास है, रेडियस तो निकालना है ना, mg,
और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁸ सो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा r² इज इक्वल टू, यहाँ ये नीचे आप यूनिट लिखेंगे तो ये यूनिट हो जाएंगे न्यूटन मीटर -2। तो ये ऐसा यूनिट्स हैं, मैं है सारे यूनिट, तो ये आपको ज़्यादा वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, एंड में आप रिज़ल्ट को ऐसा यूनिट्स में लिख सकते हैं। अब आपके पास आ रहा r², ऊपर आपके पास आ जाएगा 7 क्रॉस 10⁶ एंड डिवाइड बाई 22 क्रॉस 3, और ऊपर चले जाएंगे -8 हो जाएंगे। ओके, एंड you will have now 7 upon इसको आप सॉल्व कर लेंगे। r² इज इक्वल टू 7/66 क्रॉस 10⁻²। So if you will solve it, then you will find that r is equal to under root of 7/6600, and this is what you will find, this is equal to 307 मीटर इसका आंसर आएगा। अब आप डेसिमल को थोड़ा यदि राइट साइड में डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, माइनस में पावर ऐड हो जाती है, तो आ जाएगा 30 पॉइंट, दिस इज 7 सेंटीमीटर आना चाहिए, बट इट इज grammatically this should be 3 centimeter, it is of the order of 3 centimeter। तो आप इसको if you displace it by this, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। आई एम नॉट एग्री विद दिस। हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 7/6600 इज इक्वल टू it is equal to okay, it is equal to under root 0.00106। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट 0.00106, ये आ जाएगा आपके पास, this is equal to r is equal to 0.0325। सो यदि आप इसको 2 डेसिमल प्लेस यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, उतनी पावर जो है माइनस में ऐड हो जाती है, तो दिस इज 3.25 क्रॉस 10⁻² मीटर। अरे -10⁻², इसका जो नोटेशन होगा वो c हो जाएगा, सो दिस इज 3.25 सेंटीमीटर। तो आपको इतना रेडियस का रस्सी लगानी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि आप एक सिंगल इतनी रॉड तो 3.25 सेंटीमीटर की बनाएंगे नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पतले पतले धागे लेंगे स्टील के, और उनको एक रस्सा बना देंगे। जैसे आपका जाली के आपने देखे होंगे कि पशुओं को बांधने वाले जो होते हैं, तो उसी तरीके से आप क्या करेंगे कि द स्मॉल थिन वायर्स आर ब्रेडेड टुगेदर। हम छोटे छोटे तार के पतली पतली तार लेंगे और उनको इकट्ठा करके एक रस्सा बना देंगे, और जिसकी जो टोटल रेडियस हो जाएगी वो 3.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप निधड़क होके एक जगह से दूसरी जगह तक आप 10⁵ किलोग्राम वेट को डिस्प्लेस कर सकते हैं विद फुल सिक्योरिटी, राइट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट हमारा डिस्कशन का रहेगा कि जो बीम की शेप है उसको डिसाइड हम कैसे करेंगे, शेप ऑफ द बीम, बेंडिंग ऑफ ए बीम, ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, बेंडिंग ऑफ बीम। वी आर डिस्कसिंग नाउ, सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, दिस इज बेंडिंग ऑफ ए बीम।
जो हम बीम डालेंगे वो बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे आप इस डायग्राम को नीचे देखिए, ये जो बीम है बेसिकली आपने पहले ऐसे बनाया, ये उसका स्ट्रक्चर है, ओके। और ये उसकी जो है वो विड्थ है, दिस पार्ट इज द विड्थ दैट इज नॉट शोन ओवर हेयर। ये डी हो गया, तो ये वाला पार्ट को आप बी मान सकते हैं। यदि आपने एक बीम डाल दिया, जैसे हमने बीम की आपके साथ यहाँ बात की थी, यहाँ देखिए ये आपने एक बीम डाल दिया, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी डेप्थ डी हो गई और ये इसकी एक विड्थ हो जाएगी, राइट। यदि आपने बीम डाल दिया और ये बीम बेंड हो सकता है समय के साथ, समय गुजरने के साथ यदि बीम बेंड हो जाता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि हमारा बीम बेंड नहीं होना चाहिए। आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, इसके लिए जो डिस्कशन करने के लिए फार्मूला है, वो जो फार्मूला है वो आपके उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो बेंडिंग हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, ये उसकी ओरिजिनल लोकेशन है उसके सेंटर की, और रिपीटेड यूज़ के बाद जो है वो बेंड होके कुछ इस तरीके का बन जाता है। ये है बेंडिंग डेल्टा, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम इसको एक फार्मूले से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला हम एनसीईआरटी की बुक में 9.16 इक्वेशन है, वहाँ से हम इसको लिख रहे हैं कि जो बेंडिंग होगी, बेंडिंग डेल्टा इज़ इक्वल टू, ये होगी W, ये लेंथ ऑफ द बीम है, और डिवाइडेड बाई 4 इज़ ए कांस्टेंट, एंड दिस इज़ द विड्थ, इसका लीनियर टर्म है, और D, ये देखिए ये क्यूब की फॉर्म में है D, और आगे है बाई इज़ द यंग्स मॉडुलस। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 9.16 ऑफ एनसीईआरटी। अब आपको बड़े सिंपल तरीके से इसको समझ जाना है कि आप ये जानते हैं कि जो बेंडिंग है वो बहुत कम होनी चाहिए। बेंडिंग बहुत कम होने का मतलब क्या है? इसका जो न्यूमरेटर में जो दो पैरामीटर हैं, राइट, एक तो बेट है, जो लटकने वाला बेट है, जो बीम का बेट है, ये बेट कम होना चाहिए। दूसरा, लेंथ कम होनी चाहिए। कोई एक वैल्यू है ना, देखो, जैसे 1/10 है और 1/1000 है, राइट, और 1 हम या एक ऐसा करते हैं, हम आपको कुछ इसका जवाब ऐसे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं 1/2 का आंसर आएगा 0.5, ठीक है। 1/4 का आंसर आएगा 0.25, 1/10 का आंसर आएगा जस्ट 0.1, राइट। देखिए, आपकी यदि न्यूमरेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा आता है, यदि न्यूमरेटर उतना रहे, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाए तो आंसर घटता चला जाता है। आपने डिनोमिनेटर को और बढ़ा दिया, आंसर और छोटा हो गया। मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर जो है इसका आंसर कम आए, इसके लिए न्यूमरेटर के जो पैरामीटर हैं वो छोटे होने चाहिए, और डिनोमिनेटर के जो पैरामीटर हैं वो बड़े होने चाहिए। तो हम यहाँ से कंक्लूसिवली क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि W जो है वो स्मॉल होना चाहिए, जो लेंथ ऑफ द बीम है वो भी स्मॉल होनी चाहिए, ओके। तीसरा, जो विड्थ है, ये एक लीनियर टर्म है, ये लार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। बट इसके कंपैरिजन में जो D है इसका वैल्यू भी ज़्यादा होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंगली, क्योंकि जो D की पावर क्यूब है ना, यदि ये टर्म छोटी भी होगी तब भी इसका आंसर जो वो बहुत बड़ा आएगा, राइट। सो जो D है वो जितना ज़्यादा आएगा, और जो इसकी डेप्थ है जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेंडिंग कम होगी। ये जो D का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उससे बेंडिंग और कम हो जाएगी। और ऐसे मटेरियल का आपने इस्तेमाल करना है कि उसका जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस जो है मॉडुलस, ये ज़्यादा होना चाहिए, शुड बी मोर, शुड बी मोर। तो आपको जस्ट सिंपल इतनी सी बात सीखनी है कि जो न्यूमरेटर में पैरामीटर्स हैं वो छोटे होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर के पैरामीटर हैं वो बड़े होने चाहिए। बट इसके भी कंपैरिजन में आपको B और D का ध्यान रखना है, क्योंकि B एक लीनियर टर्म है। यदि आप यहाँ आप 2 सेंटीमीटर पुट करते हैं तो यहाँ से तो ये यहाँ सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही जाएंगे, पर यदि आप 2 सेंटीमीटर इसमें पुट करते हैं तो ये 8 बन जाएंगे। So B is its breadth is the linear term, but its depth is the cube term. So it will contribute a lot. Okay. So this is all about this section. पर देखिए, जब आप डेप्थ को बढ़ाते हैं, आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। यदि आप डेप्थ को बड़ा ज़्यादा कर देते हैं कि जो
बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप डेप्थ को बड़ा ज़्यादा कर देते हैं कि बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो पता क्या होता है, होता यूँ है कि ये जो इधर को तो बेंडिंग नहीं होगी, बाई बेट तो बेंडिंग नहीं होगी, पर वो जो उस लोड की वजह से वो साइड को बेंड हो जाएगा। तो आपका जो बीम है वो साइड को बेंड हो जाएगा। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ना तो हम इस शेप का हम यूज़ नहीं करते, हम जो बीम डालते हैं ना उसको इस शेप का बना देते हैं, ताकि उसका जो लोड है वो बीम के ऊपर बहुत आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो वी विल प्रेफर्स दिस शेप rather than this shape, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पार्ट। बाकी ये है कि इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो पिलर हैं वो कैसे होने चाहिए। यूज़ ऑफ पिलर एंड कॉलम्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन इन द बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। तो जो पिलर हैं ये तो सब, जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो पिलर और जो कॉलम है वो इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। बिल्डिंग बनेगी तो पिलर और कॉलम तो ज़रूर होंगे। सवाल ये है कि अब आपने जो पिलर और कॉलम हैं वो इस तरीके के चूज़ करने हैं या इस तरीके के चूज़ करने हैं। तो आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ ब्रिज में भी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कर्व टाइप है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी ऐसे हैं। तो ये जो हम कॉलम चूज़ करते हैं वो कॉलम इस तरीके का हम नहीं चूज़ करेंगे, हम इस तरीके के कॉलम को चूज़ करते हैं, और इस तरीके के कॉलम को हम नहीं चूज़ करते, राइट। सो वी चूज़ द कॉलम ऑफ दिस काइंड। इसका कारण ये है कि इसमें जो बेट है ना, मतलब द इट इट सपोर्ट द पिलर विद द राउंडेड एंड्स, सपोर्ट लेस लोड। ये जो राउंडेड एंड वाला होता है ना, ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट लेस लोड, ये लोड को कम सपोर्ट करता है। बट जो ये वाला डिज़ाइन है, इट सपोर्ट मोर लोड, क्योंकि ये जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड्स टू द एंड्स। सो द प्रीसाइज डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग हैज़ टू टेक इनटू अकाउंट द कंडीशंस अंडर विच इट विल फंक्शन। सो द लॉ कॉस्ट होना चाहिए, और लॉन्ग पीरियड उसका होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम। इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और इसमें जो लोड है वो देखो, इतने पार्ट का लोड जो है वो ब्रिज का या बिल्डिंग का वो ये इस तरीके का जो कॉलम है वो उठा लेता है। इसलिए हम इस तरीके का जो डिज़ाइन है उसको प्रेफर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, विच इज़ what we are going to discuss about to estimate the maximum height of the mountain। अब हमने डिस्कस करना है मैक्सिमम हाइट। we are going to discuss about maximum height, we are going to discuss about maximum height of a mountain। बच्चे जो हैं वो बचपन से पढ़ते आते हैं जी कि माउंट एवरेस्ट की आपको पहले से लेकर 10th तक कुछ पढ़ाया जाता है कि जी जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी जो हाइट इन मीटर्स जो है वो 8000, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ये इंटरनेट से डाटा लिया गया है, 8850 मीटर है। या रिसेंटली यदि आप कहें तो ये 8848.86 मीटर है, जो नया डाटा है। तो वो मैटर नहीं करता, हमारा टॉपिक ये नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि जो सारे आपने पर्वत आज तक देखे होंगे वो पिरामिड के शेप के क्यों होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात आपने ये पढ़नी है यहाँ कि ये एक जो माउंट एवरेस्ट है, कि क्या कोई चोटी 15 किलोमीटर की ऊंची भी हो सकती है, या 20 किलोमीटर ऊंची भी हो सकती है, या 10 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंची कोई भी चोटी विश्व में क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, यही हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। हमें कहें कि एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन है कोई जिसकी हाइट h है, द फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू द वेट ऑफ द माउंटेन जो होगा वो h रो जी होगा। रो उसकी ये डेंसिटी हो गई है ना, और जो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द माउंटेन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ऑलरेडी जानते हैं। सो द मटेरियल एट द बॉटम एक्सपीरियंस दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और जो उसकी साइड ऑफ द माउंटेन है, माउंटेन्स आर फ्री, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ए केस ऑफ द प्रेशर और द बल्क कंप्रेशन। ओके, इसमें देयर इज ए शीयर कंपोनेंट अप्रॉक्सीमेटली एच रो जी इटसेल्फ। इसमें कुछ आप ऐसा देखें कि फॉर एग्जांपल हम अब आपसे बात करते हैं कि ये देखिए, ये हो गया हाइट ऑफ द माउंटेन, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर कोई मटेरियल भी है, उसकी जो डेंसिटी रो है,
और जब जैसे वेट जो बनता है ना वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू जी है। तो इसमें जब आपके पास एक माउंटेन है ना तो उसमें एक तो फोर्स लगता है ऐसे करके नीचे की ओर, एच रो जी, क्योंकि ये जो आपकी पिरामिडल जो शेप है, जो रॉक है, ये नीचे किसी मटेरियल के ऊपर टिकी हुई है। अब यदि उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट है कुछ झेलने की, जैसे मान लो आप सिर के ऊपर एक भार उठाते हैं ना, आप 30 किलो उठा लेंगे, 40 किलो उठा लेंगे, 50 किलो उठा लेंगे, पर 500 किलो नहीं आदमी उठा सकता। आदमी की भार को, सिर पर भार उठाने की एक रेंज होती है। कोई 50 किलो उठा सकता है, 70 किलो भी उठा सकता है, पर कोई 170 किलो नहीं उठाएगा नॉर्मल आदमी। तो वो कहेगा कि भाई इससे ज़्यादा मेरे से नहीं उठाया जाएगा। तो जो पहाड़ ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेस क्रिएट करते हैं नीचे जिस मटेरियल के ऊपर ये पहाड़ टिका हुआ है उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। और स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये प्रेशर का फार्मूला भी होता है। और आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि प्रेशर जो है वो P इज इक्वल टू एच रो जी होता है। तो हमें देखते हैं कि ये जो पहाड़ आप खड़ा हुआ यहाँ इसके ऊपर देख रहे हैं, एक किसी चट्टान के ऊपर अंदर ही अंदर खड़ा होगा। उस चट्टान की जो इलास्टिक लिमिट यदि हमें पता हो तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइट जो है वो कितनी होगी। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? बेसिकली इलास्टिक लिमिट अपने आप में एक स्ट्रेस है। इलास्टिक लिमिट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस के बराबर जब हम करेंगे तो उसे हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, हाइट की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। हम लेट एच बी द हाइट ऑफ द माउंटेन, यहाँ लिख देते हैं लेट एच बी द हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन। जिस पहाड़ी की आप बात करें उसकी हाइट कोई एच है और रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी जो है वो रो है। ओके, एंड जी दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10 ले लें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात है। अब आप देखें कि जो स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी के ऊपर सवाल का आंसर एकदम से आ जाता है। तो ये हुआ स्ट्रेस और इधर क्या होगा? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट किसकी? दिस इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रॉक जिसके ऊपर टिकी हुई है, वो जो पहाड़ी जिसके ऊपर टिकी हुई है, दिस इज इलास्टिक लिमिट ऑफ रॉक कह सकते हैं हम, राइट। सो स्ट्रेस होगा, दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया इज अ प्रेशर एंड प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। अब इधर इलास्टिक लिमिट कितनी है रॉक की, उसको हम लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 3 क्रॉस 10⁸, राइट। तो ऐसा यूनिट्स ही हैं सभी के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 क्रॉस 10⁸ डिवाइडेड बाई, एंड नाउ दिस डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, उसको हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू, this is given in the book, density of the material rho, it is equal to 3 cross 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मीनिंग पता क्या होता है? इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आप एक संदूक बनाइए, एक डिब्बा बनाइए जिसकी जो ये देखिए डिब्बा आपने ऐसे बनाना है, आपको हम पर मीटर क्यूब का इसका मीनिंग बताते हैं। ये आपने एक बॉक्स बनाया, ओके। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो बॉक्स है इसकी जो लेंथ है 1 मीटर है, इसकी विड्थ भी 1 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर है। तो ये क्या बन गया? इसका वॉल्यूम कितना बन गया? 1 मीटर क्यूब। अब इस 1 मीटर क्यूब को यदि आप रॉक के मटेरियल से भर देते हो तो उसका भार कितना आएगा? 3 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम। ये है इसका मतलब, जो आपने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि 3 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर लेंथ, विड्थ और हाइट का यदि आप एक क्यूब बनाते हो, उसको आप चट्टान जिस मटेरियल से बनी है उसको यदि उसमें डाल देते हो तो उसका भार आएगा 3 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर। अब हम यहाँ पुट कर देते हैं रो का जो वैल्यू होगा
This is 3 cross 10 to the power 3. This is 3 cross 10 to the power 3 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं। तो अब आपको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। दिस इज़ 3/3 इंटू 10 टू द पावर 8 ऊपर है, नीचे 4 हो जाएगा। दिस इज़ -4, सो दिस इज़ 1 क्रॉस 10 टू द पावर 4। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं हम इसको। इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम के से कर सकते हैं किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना ईजिली आप समझ गए कि ज़मीन के ऊपर यदि एक ऊंची से ऊंची चोटी मैक्सिमम हो सकती है तो वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों पूरी दुनिया में मैक्सिमम हाइट किसी माउंटेन की 8,850 मीटर ही क्यों है, 12 किलोमीटर क्यों नहीं है, 14 किलोमीटर कहीं नहीं है। अब आपको ये अंदाज़ा भी हो गया कि 10 किलोमीटर से यदि भूकंप कभी दोबारा आता है, एवलांच होता है, तो उससे कभी भी दोबारा जो फॉर्मेशन होगी रॉक्स की, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक चट्टान जो है वो 15 किलोमीटर या 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ऊंची भी हो सकती है सी शोर से, राइट। So this is all about this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.